हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड यूनिट नेशनलिज्म इन इंडिया। आपने नेशनलिज्म पढ़ा फर्स्ट यूनिट में, यूरोप में कैसे फैला। हर देश में कुछ न कुछ स्थिति अलग होती है, तो वहाँ फैलने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। जैसे यूरोप में, जर्मनी में, इटली में जो नेशनलिज्म फैला, वो बहुत बहुत ज़्यादा डायनेस्टीज जो फैली हुई थी उसके कारण, और उसको एकजुट करने के लिए फैला। इंग्लैंड में नेशनलिज्म की भावना इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़ी हुई है और इंटीग्रेशन ऑफ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आयरलैंड से जुड़ी हुई है। फ्रांस में नेशनलिज्म की भावना जो निरंकुश तानाशाही थी उसको ख़त्म करने के लिए थी। भारत में नेशनलिज्म की जो धारा थी, विचारधारा, वो किसके विरुद्ध थी, कैसे पैदा हुई। राष्ट्र की विचारधारा, ये कहा जाता है कि हम अंग्रेजों से आने से बाद और 1857 तक भी एक राष्ट्र के रूप में संगठित नहीं थे। जब हम राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं 1857 की क्रांति को, कुछ लोग ये कहते हैं कि उस टाइम तक तो राष्ट्र था ही नहीं इंग्लैंड, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो एक राष्ट्रवादी क्रांति थी। वो तो एक राजाओं के और जो विद्रोही सैनिक थे उनकी कहानी थी। तो इसका मतलब भारत में नेशनलिज्म की जो शुरुआत है वो 1850 या 56-57 के बाद फैली। और ये नेशनलिज्म की भावना, एक देश होने की भावना, अंग्रेजों के विरुद्ध थी। किसी राजा या किसी एकीकरण के लिए नहीं थी, ये अंग्रेजों के खिलाफ थी। और जो भिन्न भिन्न तबका हमारा अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से लैस था, उनके अत्याचार सहन कर रहा था, उसके विरुद्ध वो भावना खड़ी हुई और अंत में ये भावना एकजुट हुई। हमारा देश क्षेत्र में बहुत व्यापक है, यूरोपियन देशों की तरह छोटा सा देश नहीं है, और जिसमें भाषा भी एक हो। यूरोपियन देशों में ज़्यादातर जो भाषाएं हैं वो लैटिन या ग्रीक से निकली हैं, तो वो एक जैसे जैसे हम इंडो आर्यन परिवार की भाषाएं हैं, तो वो एक दूसरे के समझ में आसानी से आती हैं। फिर वहाँ इंग्लिश का भी प्रसार शुरू होने लगा था। हमारे देश की हर राज्य की भाषा अलग अलग है, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग हैं। धर्मों भाषाओं के साथ साथ यहाँ प्रोफेशन लोगों के अलग अलग हैं। और जैसे कोई गरीब है, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई लैंडलॉर्ड्स है। अगर ज़मीन या खेती जो करता है वो भी अलग अलग है। कोई छोटा जमींदार है, कोई उससे बड़ा है, ये एक दूसरे के विरुद्ध है, शोषण करते हैं। तो इस तरह से साउथ में अलग से सिचुएशंस हैं। फिर बहुत सारी हमारे प्रिंसली भी स्टेट थे जहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत नहीं थी। तो वहाँ इस तरह से इतनी विविधता वाले देश में नेशनलिज्म कैसे आया। और इसमें एक बड़ा रोल जो नेशनलिज्म आने का है वो अंग्रेजों का ही है। अंग्रेजों के साथ साथ जो गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया उनका, और जो वीरों ने सैक्रिफाइसेस किए भारत माता के लिए, उनका बड़ा योगदान है। मतलब जो घटनाएं यहाँ घटी वो एक दूसरे को प्रेरित कर रही नेशनलिज्म फैलाने के लिए। तो वो घटनाएं क्या है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं, जिसमें एक बड़ा रोल ब्रिटिश शासन का रहा, उससे करते हैं। 1856 के एक्ट के द्वारा जो ब्रिट महारानी थी, क्वीन, वो भारत की शासिका बन गई। और इसमें एक एक्ट की एक धारा ये थी कि अब किसी भी राज्य को एक्सेशन नहीं किया जाएगा। एक्सेशन का मतलब किसी का भी अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। अंग्रेजी राज्य में वही राज्य शामिल होंगे जो 1857 से पहले जीत लिए थे। दूसरी बात है, उन राज्यों में एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करना था। वो एक बात और, वो भी राजा जो प्रिंसली स्टेट नहीं थे उनके ऊपर भी क्वीन थी, फिर किंग थे। किंग को ख़त्म नहीं किया, लेकिन ये किंग जो पैरामाउंटेंसी की एक पॉलिसी थी उसमें डायरेक्शन बहुत सारे मामलों में क्वीन से ही लेते थे। इसका मतलब वो राजा भी स्वतंत्र नहीं थे। तो एक तो ब्रिटिश साम्राज्य ने बहुत बड़ा था, तो प्रशासन उसका संभालने के लिए
कुछ ऐसे रूल्स, एक्ट, अधिनियम पास किए ब्रिटिश सरकार ने, वो लागू किए, जो भारत की जो बिखरी हुई प्रशासन था उसमें यूनिफिकेशन ला दिया उन्होंने। एक जैसे अगर एक आईएएस अधिकारी मद्रास में काम कर रहा है, उसी तरह का एक अधिकारी हरियाणा और पंजाब में काम कर रहा है, और इन दोनों के तरीके एक जैसे हैं, और ये दोनों ही एक गवर्नमेंट से ऑर्डर ले रही। पहले हमारे देश में ऐसा नहीं था। अगर आपने 6ठी 7वीं 8वीं की इतिहास की बुक ढंग से पढ़ी हो, तो अंग्रेजों से आने से पहले भारत में क्या था, मोस्टली बहुत सारे जो राजा थे वो क्या थे, वो भिन्न भिन्न ढंग से शासन चलाते थे भारत में। कोई यहाँ जम्मू कश्मीर का राजा था, कोई राजस्थान का राजा था, कोई राजस्थान में ही बहुत सारे राज्यों का राजा था। यहाँ मैसूर था जहाँ टीपू सुल्तान शासन करता था, यहाँ सिख साम्राज्य था, यहाँ मराठे राज कर रहे थे, यहाँ सिराजुद्दौला या मुर्शिद कुली खान शासन कर रहे थे। तो इस तरह से क्या है, उनके अपने अपने प्रशासन हुआ करते थे, और उनकी जो जनता है वो अपने से इस छोटे से एरिए को ही अपना देश मान लेते थे और अपना राजा मान लेते थे। लेकिन अब देश में ये हो गया कि एक ही शासन है, एक ही क्वीन है, एक ही गवर्नमेंट है, और उसके एक जैसे रूल्स हैं। बहुत सारे जैसे कोर्ट स्थापित की, कोर्ट्स में रूल लागू किए। पहले अगर आपने पंजाब में कोई अपराध किया है तो उसकी सजा हो सकता है मद्रास में कुछ और हो, इस तरह से। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कोर्ट वगैरह स्थापित की, तो एक जैसा ही न्याय वहाँ स्थापित हो गया, न्याय लिखा गया। स्कूल कॉलेजेस में एक जैसी पढ़ाई शुरू हो गई, मतलब सारे भारत को इंटीग्रेट किया गया अंग्रेजी प्रशासन के तहत। और लगभग अंग्रेजी भाषा का, इंग्लिश भाषा का प्रयोग होने लगा, और साथ साथ में हिंदी भी उस टाइम प्रमोट हो रही थी। इंग्लिश भाषा के कारण जो लोग मद्रास में थे और जो बंगालियों से अजनबी थे, वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने लगे। कम्युनिकेशन से वो जान गए कि हमारे देश का एक पार्ट जो है बंगाल भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है, और एक हमारी मातृभूमि है। हिंदी के प्रसार से लोग जो है अपना पुराना कल्चर जान पाए, और एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस हुआ उन्हें कि हम तो एक विशाल इतिहास के वारिस हैं। हमारे पास एक विशाल हेरिटेज है जिसमें राम राज्य हुआ करता था, चंद्रगुप्त, बहुत सारी खोजें जो है भारत की हिस्ट्री में अंग्रेजों के आने के बाद ही हुई। प्राचीन जो हिस्ट्री है, हम अंग्रेजों के अंग्रेज इतिहासकार आए, हमारे यहाँ खुदाई शुरू हुई, ग्रंथ पढ़े जाने लगे, लिपियाँ पढ़ी जाने लगी, तो हमें पता चला कि हम जो है एक महान देश के नागरिक हैं जिसका महान इतिहास रहा है और बड़ा वीर सपूत यहाँ रहे हैं। साहित्य का बड़ा विकास हुआ, साहित्य लिखी जाने लगी, किताबें, पुस्तकें, और उन पुस्तकों में हमारे जो वीर थे जिन्होंने इस देश के लिए सैक्रिफाइसेस किए थे, जो धर्म कर्म के नाम पर अपने जीवन का बलिदान कर देते थे, उनके महान नायकों की कथाएं लोगों के सामने आई, और उनसे वो इंस्पायर हुए, प्रेरित हुए, और अपनी मातृभूमि के लिए उनके अंदर बड़ी भावनाएं उभरी। उसके बाद जो है स्कूल कॉलेजेस में एक जैसी पढ़ाई शुरू होने लगी, और इन बुक्स और साहित्य से हमें क्या हुआ, दूसरे देशों की जो रेवोल्यूशंस हो रही थी, क्रांति हो रही थी, और जो दूसरे लोग क्रांतियों में सफल हो रहे थे, जर्मनी में जो बिस्मार्क था उसने इंटीग्रेशन कर दिया था, इटली का महान जो मैत्सी था उसने अपने इटली को एकजुट राज्य बना दिया था, इंग्लैंड की बुक से वो पढ़ रहे थे किस तरह से वहाँ डेमोक्रेसी आई है और राजाओं का शासन जो है वहाँ समाप्त हो गया। तो उन मूल्यों से भारतीय भी प्रेरित हुए कि क्यों ना हम भी जर्मन लोगों की तरह, इटली वाले लोगों की तरह, और इवन इंग्लैंड की लोगों की तरह जो हमारे ब्रिटिश हुकूमत है उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, और अपने देश को भी एकजुट करें, अपने देश में भी डेमोक्रेसी स्थापित करें। ये ब्रिटिश साम्राज्य की हमारे पास देन है। फिर ब्रिटिश साम्राज्य में औद्योगिकरण हुआ, प्लांटेशन लगा,
लोग जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में घूमने लगे, तो इस पार्ट से भी लोग जो है अपने एक दूसरे से संपर्क में आए और सारी मातृभूमि को अपना मानने लगे थे। तो इस तरह से फिर अखबार निकलने के था, मीडिया एक्टिव हो गया था, बहुत सारे समाचार पत्र छपने लगे थे। बहुत सारे समाचार पत्र जो हैं वो भारतीयों के द्वारा छापे जाते थे और उसमें देशभक्ति की भावनाएं होती थी। ये क्वेश्चन आएगा आपका कि किस तरह से जो मीडिया है या बुक्स हैं उन्होंने देशभक्ति की भावनाओं को प्रेरित किया। तो यही आ जाएगा कि जैसे मीडिया थे और उनका अगर कंट्रोल किसी भारतीय के हाथ में था, और कुछ अंग्रेज भी बहुत फेयर लिखते थे, ऐसी बात नहीं है कि वो सब अपनी सरकार के ही साथ हैं, गलत चीज़ें वो भी लिखते थे। तो मीडिया में जो छपता था वो लोग पढ़ते थे, कम्युनिकेशन के साधन बढ़ गए थे और उस मीडिया में जो लिखी हुई खबरें हैं या न्यूज़ हैं उससे पता चलता था कि ब्रिटिश जो शासन है वो भारतीयों के खिलाफ क्या क्या साजिशें कर रही हैं, क्या क्या अत्याचार कर रही हैं, कहाँ कितने लोगों को दबाया गया, पुलिस ने कितने लोगों को पीटा, किसकी ज़मीन छीन ली, कहाँ टैक्स बढ़ाए गए, प्लेग फैला तो सरकार ने कुछ किया या नहीं किया, अगर महामारी भूखमरी है तो वो क्यों है। और इस तरह से भारतीयों की जो भावनाएं हैं वो एक हो गई अपने देश के प्रति, और इसे ही नेशनलिज्म कहते हैं। और भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखा जाने लगा और भारत माता का कॉन्सेप्ट जो है वो आया। अरविंदो घोष की बहुत सारी रचनाओं में मातृभूमि को क्या माना गया है, एक देवी के रूप में प्रकट किया गया है कि यह हमारी मातृभूमि है और बहुत संकट में है और इसे आज़ाद करवाने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। ठीक है, भारत माता का कॉन्सेप्ट आया और भारत जो है एक राष्ट्र बन गया। उसके बाद जो है बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिससे लोग जो है और नज़दीक आए, उनमें और जो नेशनल मूवमेंट के लिए का प्रसार जो है बहुत ज़्यादा हुआ। जैसे जो हम शुरू करेंगे वो है कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस जो है एशिया की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है और शुरू में ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये एक प्रेशर ग्रुप था। प्रेशर ग्रुप का मतलब ऐसा ग्रुप जो अपने हितों के लिए सरकार पर दबाव डालता है। और 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना बॉम्बे में हुई थी। पहले मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। ठीक है, और ये मान लो कुछ पढ़े लिखों की संस्था थी। वैसे 78 लोग इसमें शामिल हुए थे, सभी लगभग वकील थे। और एक भारतीयों को ये लगा कि एक ऐसे प्रेशर ग्रुप का निर्माण हो, ऐसा संगठन हो जो अंग्रेजों को प्रेशराइज करके भारतीयों के हित में बहुत कुछ उनसे मनवा ले, जो गलत कानून है उनका विरोध करे, और जो प्रोग्रेस होनी है, डेवलपमेंट होनी है, कुछ भारतीयों के लिए नए कानून बनाने हैं, तो कांग्रेस जो है वो आगे बढ़कर सरकार को प्रार्थना पत्र लिखे। इस तरह से जो शुरू में पहला जो अधिवेशन था कांग्रेस का वो व्योमेश चंद्र बनर्जी, नाम रखना इसका याद, व्योमेश चंद्र बनर्जी के नेतृत्व में कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। इस तरह से हर साल इसका एक अधिवेशन होने लगा। उस अधिवेशन में वो प्रस्ताव रखते, किसी भी चीज़ पे एक बड़ी सी फहरिस्त बना लेते और वो अंग्रेजों के सामने पेश करते थे। इसका जो स्थापना है A.O. ह्यूम ने, एक अंग्रेज अफसर थे, आईएएस ऑफिसर थे, आईसीएस बोलते थे फिर पहले आईएएस को आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज अधिकारी था। उन्होंने कहा कि भारतीयों का और जगह जगह विद्रोह हो रहे थे उस टाइम। तो ह्यूम ने सोचा कि ना तो हमें पता चल रहा है कि जनता क्या डिमांड कर रही है और ना ही जनता को पता चल रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं आपके लिए, तो बीच में कम्युनिकेशन गैप है। तो इसलिए एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो इस गैप को ख़त्म कर सके, वो भारतीयों की आवाज़ बनकर हमारे सामने उनकी मांगे पेश करे और हम उन्हें बताएं कि हम
क्या कर रहे हैं उनके लिए। तो कांग्रेस और गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन, जनता और उसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए हमने कांग्रेस की स्थापना की। लेकिन जैसे शुरुआत होती है एक संस्था, कभी ऐसे नहीं रहती। जैसे जैसे भारत में राष्ट्रवाद का विकास होगा वैसे वैसे ये कांग्रेस मजबूत होती जाएगी और अंत में ये भारत को आज़ाद करवाने वाली महत्वपूर्ण संस्था बन जाएगी जब गांधी जी का इसमें प्रवेश होगा। 1885 से लेकर 1905 तक ये ऐसे ही काम करती रही एक प्रेशर ग्रुप के रूप में, और इसका जो कंट्रोल था इस पे उदारवादियों का था। लिबरल व्यू के जो लोग थे, लिबरल मैंने उदारवादी, लिबरल व्यू का मतलब होता है कि जी हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई आंदोलन नहीं करेंगे, कोई गलियों में स्ट्राइक्स नहीं करेंगे। हम तो क्या है, बस आप लिख के अपनी डिमांड दे देंगे, जो भी महत्वपूर्ण होगा उसके लिए बातचीत करेंगे, मनाएंगे अंग्रेज अफसरों को, उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप ये सब चीज़ें भारतीयों के लिए कर दीजिए और इससे भारतीयों में असंतोष नहीं फैलेगा। मतलब इसकी जो पॉलिसी थी वो अग्रेसिव नहीं थी। एग्रेसिव का मतलब होता है धमकाने वाली, प्रेशर डालने वाली नहीं थी, बल्कि इसकी नीति तो प्रेयर करने वाली थी, प्रार्थना करने। इसलिए इन पर आरोप भी लगाया जाता है कि जी इन्होंने कुछ नहीं किया, ये भीख मांगते रहे और सरकार इनको ठोकरें लगाती रही। ये लाला लाजपत राय वगैरह ने इनके बारे में कहा, और इसके जो मुख्य, वैसे ये गलत है क्योंकि जो उनके सिचुएशन उस टाइम हालात थी, शुरू में जो ये संस्था बनी थी तो उसके हिसाब से इन्होंने अपने काम सही किए थे। बहुत सारे फेमस इसके नेता थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज मेहता, ये बहुत सारे ऐसे फेमस लीडर थे जो इसके लिबरल व्यू रखते थे। लेकिन इसके बाद कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का प्रवेश हुआ 1905 के बाद जो जिन्हें कांग्रेस का ये रूप पसंद नहीं था, जिसमें से एक तो तिलक थे, एक बाल गंगाधर तिलक इनका पूरा नाम है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। एक लाला लाजपत राय थे जो हरियाणा पंजाब से ही, संयुक्त पंजाब से ही होते थे। और तीसरे थे विपिन चंद्र पाल, ये बंगाली थे, इन्हें बोलते थे। बाल गंगाधर तिलक जो है महाराष्ट्र के थे, ब्राह्मण जाति के बड़े तेज ब्राह्मण थे, बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति थे। 6 साल मांडले की जेल में रहे ये, जहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसे काले पानी की जेल बोला जाता है। और ये जो लोग जब कांग्रेस में आए तो उन्होंने जो ये दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले की जो नीति थी कांग्रेस को चलाने की, इनका भरपूर विरोध किया। इन्हें रेवोल्यूशनरी बोलते हैं। रेवोल्यूशनरी इसमें नहीं कि वो क्रांति करेंगे, हथियार उठा लेंगे, लेकिन वो धरने, स्ट्राइक्स, प्रेशर ये डालने में विश्वास करते थे। निष्क्रिय पॉलिसी जो होती थी, पैसिव एफर्ट्स, उनकी बजाय वो एक्टिव होना चाहते थे। बल्कि तिलक तो ये कहते थे कि आपके घर में अगर चोर घुस जाए तो क्या करना चाहिए। तिलक के अनुसार कि घर को आग लगा देनी चाहिए, और ताकि चोर भी मर जाए, घर तो जलेगा ही लेकिन चोर मर जाएंगे। तो मतलब इस तरह के थे वो। और वो अंग्रेजों को, वैसे उनका अभी तक, क्योंकि 1905 की बात है, तब तक आज़ादी की बात इतनी उठी नहीं थी, वो तो बाद में आएगी पूरी तरह से आज़ाद होना। उन्होंने कहा कि क्वीन रहे हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, ये हेड बने रहे हमारा विकास होता रहेगा, कोई बात नहीं, नई नई टेक्नोलॉजी अंग्रेज हमारे यहाँ लेकर आए, लेकिन सारी जो राज्य हैं, रूल है, वो हमारे अनुसार और हम लोगों के द्वारा चलाया जाए। मतलब इन्होंने दी स्वदेशी की धारणा, स्वदेशी, हमारा अपना राज्य। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वामी दयानंद ने, कि स्वदेशी शासक चाहे कितना भी बुरा हो, विदेशी के अच्छे से बहुत अच्छा होता है, वो अपने लोगों का दुख दर्द समझ सकता है। तो 1905 तक आते आते स्वदेशी की धारणा की भावना को बहुत बल मिला। और इसमें एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे,
बंगाल के, और सबसे पहले उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की थी, लेकिन उन्हें निकाल दिया गया था किसी कारण से। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1905 में ये स्वदेशी की धारणा वो लेकर आए। इसके भी पीछे बहुत सारी घटनाएं हैं। देखो, अगर क्रम वाइज पढ़ोगे ना तो हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप सुनकर हैरान हो जाओगे। तो हिस्ट्री को आप ऐसे पढ़ा करो कि नई नई चीज़ों की जानकारी हमें हो रही है, ये नहीं कि ये बोरिंग है। और नहीं, ये घटनाओं की श्रृंखला है भाई। आप देखो तो कि कैसे अत्याचार हुए, लोगों ने कैसे इसका विरोध किया। 1905 में क्या हुआ था कि बंगाली जो लोग, यहाँ आप बंगाल का कल्चर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। जो वर्तमान में हमारा बांग्लादेश है ये, और ये जो बंगाल है और पूरा असम, ये बंगाल हुआ करता था। असम के कुछ पार्ट छोड़ के ये पूरा जो है बंगाल हुआ करता था। बिहार, कानपुर तक, बनारस तक जो है वो बंगाल हुआ करता था। और इस तरह से भारत में लगभग 3-4 करोड़ जनसंख्या वाला अकेला बंगाल था। बंगाली जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे। जैसे आपने रविंद्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बसु, अवनिंदर नाथ, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा होगा। हर बंगाली के घर में एक लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय मिलता है। सारे जितने म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सारे ढोलक, डफली, जो आपकी और चीज़ें होती हैं, पियानो वगैरह सब होता है। थिएटर होते हैं उनके घरों में। थिएटर जानते हो ना, जहाँ नाटक खेले जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली इतनी बड़ी थी क्योंकि वो 14 संतान थे उनके पिता के। लोग नाटक खेलते थे अपने घर में, नाटक लिखे जाते थे। उन्हीं के भतीजे थे अवनिंदर टैगोर। उन्होंने ही स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी भारत में। चित्रकार होता था हर बंगाली। तो इतने जो विविध पढ़े लिखे लोग थे, वो कैसे ये मान ले कि जो अंग्रेज हैं वो हम पर शासन करें। तो वो एक राष्ट्रवाद का हब, नेशनलिज्म का हब के रूप में उस टाइम बंगाल जो है उभर रहा था। हब का मतलब होता है जहाँ एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि अब समय आ गया है कि ये जो हब है इसको कुछ मिटाया जाए, नहीं तो हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कैसे हब है, छोटी छोटी बातों से ही क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई थी। हथियार बनाने लोगों ने शुरू कर दिए थे। स्कूल कॉलेजों में ऐसी पढ़ाई जाती थी कि हर एक मिलिटेंट ग्रुप बन गया था वहाँ। एक बंदे को बोला गया था कि आप कोई ऐसे लिखिए अंग्रेजी राज्य पर, भारत में अंग्रेजी राज्य, इस पर आपने एक ऐसे लिखना। उसका नाम मुझे याद नहीं है, ये कौन क्रांतिकारी थे। उन्होंने लिखा था डिवाइड एंड रूल, और एक शब्द लिखा था उन्होंने, डिवाइड एंड रूल, कि फूट डालो और राज करो ही आपकी नीति है। और एक्चुअल में यही थी कि हमें आप फूट में डाल रहे हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़वा रहे हो, कभी दलितों को लड़वा रहे हो, कभी उत्तर दक्षिण को लड़वा रहे हो। हमारी हिस्ट्री ऐसे डिज़ाइन कर दी अंग्रेजों ने कि जो दक्षिण के लोग थे वो यहाँ के मूल निवासी बना दिए, उत्तर के लोग जो हैं वो आर्य बना दिए, और दोनों में एक दूसरे को फूट डाल दी कि आर्य आए थे तो यहाँ की मूल जातियाँ दक्षिण में भागी थी। फिर दक्षिण वाले जो हैं इस कहानी को पढ़कर बड़े उत्तर वालों से खार खाने लगे। तो इस तरह से फूट डालो राज करो की ही नीति वहाँ थी। तो उन्होंने सोचा इस बंगाल को किसी न किसी तरह से डिवाइड किया जाए। और डिवाइड करने का एक तरीका है कि एक तरफ हिंदू कर दिए जाएं और एक तरफ मुस्लिम कर दिया जाए। या हिंदू मेजोरिटी थी या मुस्लिम मेजोरिटी थी। राजधानी उस टाइम ढाका हुआ करती थी, तो कलकत्ता हुआ करती थी। तो इन्होंने कहा 1905 में कि जी कलकत्ता का एक बंगाल जो है इतनी बड़ी स्टेट है कि हम इसे संभाल नहीं सकते, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन आपका सही ढंग से चल सके, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर इसको बांटा जाए। बंगाल विभाजन बोलते हैं इसको, डिवीजन ऑफ बंगाल। तो क्या है, लेकिन भारतीय क्रांतिकारी समझ गए थे कि ये लोग हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर अलग करना चाहते हैं,
और इस वजह से सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन हमारे यहाँ चला कि जो लोग हैं वो हमें, जो अंग्रेज हैं वो हमें अलग अलग रखना चाहते हैं, एक हिंदुओं को अलग और मुस्लिम को अलग, और इसकी राजधानी ढाका बना दी और इसकी बना दी कलकत्ता। और लोगों ने इसका बड़ा ज़बरदस्त विरोध किया, भूख हड़तालें हुई और स्वदेशी विदेशी वस्तुओं का आविष्कार किया गया और ऐसा लगने लगा कि अंग्रेज सरकार बड़ी मुश्किल में आ गई है। और ये विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने, नाम याद रखना। शिक्षा के क्षेत्र में लॉर्ड कर्जन ने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में लॉर्ड कर्जन ने बहुत काम किए, बट जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर बंगाल का विभाजन किया 1905 में, जो पब्लिक है वो खड़ी हो गई और स्वदेशी आंदोलन चलाया गया हमारे भारत में। और 1911 में विरोध इतना हुआ कि 1911 में ये विभाजन वापस ले लिया और नया विभाजन ला दिया। वैसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया, लेकिन दूसरे तरीके से कर दिया। लेकिन एक जो फूट का बीज पड़ना था वो पड़ चुका था, क्योंकि उससे पहले भी फूट का बीज वो डाल चुके थे, उसके 1911 से पहले और 1909, ये 2 डेट हैं। यहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और अंग्रेज़ों ने कहा कि जी आप बहुत बैकवर्ड हैं और हिंदू आपको सारी पोस्टें में से कोई लेने नहीं देगा, इसलिए आप ऐसा करो, एक मुस्लिम पार्टी बना लो जो आपके हितों को प्रमोट कर सके। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी अगर वो सांप्रदायिक आधार पर नहीं होती। सर आगा खां के नेतृत्व में ये पार्टी बनी मुस्लिम लीग, और यही वो पार्टी थी जिसने बाद में 1947 तक आते आते भारत में अलग पाकिस्तान की मांग करनी शुरू कर दी। 1909 में जैसे ही 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और इन्होंने कहा कि जी जो इसके हेड थे सर आगा खां और समीउल्लाह खान, इन्होंने कहा कि जी आप है ना, अभी जो एक्ट आएगा 1909 का, उसमें मुसलमानों को आप अलग से प्रतिनिधित्व दे देना, आप अलग से रिजर्वेशन दे देना चुनाव में। देखो पहले चुनाव शुरू कर दिए थे मुस्लिम, जो अंग्रेज सरकार थी उसने, लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई थी हमारे यहाँ। जिस तरह की आज संसद और राज्यों की विधान सभाएं हैं ना, इस तरह की विधान परिषदें हमारे देश में बन गई थी। तो 1909 में जब मार्ले मिंटो सुधार हुआ, मोर्ले मिंटो, इस एक्ट के द्वारा 1909 में ये एक्ट आया। एक्ट मैंने एक तरह का कानून होता है। तो मोर्ले मिंटो में ये प्रोविजन किया गया कि मुसलमानों के क्षेत्र में सिर्फ मुसलमान ही चुनाव लड़ सकता है, कोई दूसरी धर्म के व्यक्ति वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता, और पक्का श्योर हो गया कि मुसलमान ही उस सीट से जीत कर आएगा। ये फिर दूसरी एक चाल थी भारत में हिंदुओं को मुसलमानों से अलग करने की और उनके बीच सांप्रदायिक फूट डालने की, और जिसकी पीड़ा आज तक हम भुगत रहे हैं। मोर्ले ने कहा था कि हम एक विष के दांत बो रहे हैं और ये विष जो है एक दिन वृक्ष बन जाएगा और हमें निगल जाएगा, और ये ऐसा ही हुआ। 1947 में ये पूरे हिंदुस्तान को निगल गया। लाखों लोग मारे गए थे, शरणार्थियों की तरह देश छोड़कर उन्होंने जाना पड़ा। 1909 तक हम आ गए। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया और नए तरीके से किया गया, लेकिन फूट तब पड़ चुकी थी और 1911 में नई दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। बड़ा दरबार लगा। दिल्ली को भारत की राजधानी क्यों घोषित किया गया? क्योंकि दिल्ली अभी तक राजाओं की राजधानी रही है। भारत के लोग उसी को अपना राजा समझते थे जो उनका दिल्ली बैठता था। इसलिए अब जो है पूरी तरह से अंग्रेज जो है अपने आप को भारत का शासक घोषित करना चाहते थे। अब कांग्रेस जो है 1905 के बाद जो है कांग्रेस 2 धड़ों में बट गई। 1907 में कांग्रेस में पहली बार स्प्लिट हुई, फूट पड़ी, और एक ये लिबरल व्यू में, उदारवादी गुट में, और एक उग्रवादी गुट में ये बट गई। 1917-16 में इनके बीच में लखनऊ पैक्ट हुआ। याद रखना ये सारे, लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ,
और इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हुई। ये दोनों तो शामिल हुई लखनऊ समझौते में 1916 में, मुस्लिम लीग भी साथ में आ गई थी कि अब हम मिलकर अपने उसके लिए लड़ेंगे, अपने हितों के लिए लड़ेंगे। अब इसके बीच में ही जो कांग्रेस है वो काफ़ी निष्क्रिय रही। इसमें जो इस दौरान हमारा 1907 से लेकर 1916 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी जो तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में चला थियो आंदोलन, वो ज़्यादा प्रभावी रहा। आपको पता है 1916 में 1915 में गांधी जी भारत आ चुके थे और सभी ये चाहते थे, गांधी जी बहुत पॉपुलर हो चुके थे साउथ अफ्रीका में, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था उन्होंने, और जो है बहुत सारी एक्सपेरिमेंट, जो आम सत्य अहिंसा और बहुत सारे ऐसे सत्याग्रह, एक शब्द था सत्या के लिए आग्रह, ऐसे शब्द के द्वारा, ऐसे नॉन वायलेंस मूवमेंट के द्वारा उन्हें साउथ अफ्रीकन जो गोरी सरकार थी उनको झुका दिया था और बहुत सारे राइट्स वहाँ प्राप्त हो गए थे काले लोगों के लिए। तो गांधी जी जब आए, वैसे तो गांधी जी गए थे किसी व्यापारी का केस लड़ने के लिए, लेकिन वहाँ उन्होंने केस को शांतिपूर्वक सुलझाया, मुकदमा नहीं लड़ा, और वो ज़्यादातर ऐसे ही केस सुलझाते थे। लेकिन वो फिर नेशनल मूवमेंट जो अफ्रीका की थी उसमें शामिल हो गए, क्योंकि वो खुद भी गोरे और काले के भेद के शिकार रहे थे अफ्रीका में। अफ्रीका में अपर्थाइड की पॉलिसी, ये आप 9th में पढ़ चुके थे, ये उसी अपर्थाइड पॉलिसी की देन थी। गांधी जी उसके विरुद्ध लड़ रहे थे और सभी लोग चाहते थे कि गांधी जी भारत में स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लें, और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने 3 आंदोलनों में भाग लिया। 1917 में उन्होंने शुरू किया, चंपारण आंदोलन से उन्होंने शुरुआत की। चंपारण आंदोलन बिहार में था, ये पीजेंट्स का आंदोलन था। उसके बाद था 1917 में, ये तो लास्ट था, अहमदाबाद की मिलों की मजदूरों से रिलेटेड था। और इस तरह से धीरे धीरे एक जो राष्ट्रीय पटल पर गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का उदय हुआ, और वो 1919 में कांग्रेस के में शामिल हो गए और एक ऐसे लीडर बने जिन्होंने कांग्रेस को नेशनल मूवमेंट का सिंबल बना दिया। अब कांग्रेस कोई प्रेशर ग्रुप नहीं रही और ना ही इलेक्शनों में लड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टी रही। अब तो ये मास मूवमेंट की पार्टी बन गई थी, लोगों की पार्टी बन गई थी, जिसमें हर लोग, स्त्री हो या पुरुष, गरीब हो या अमीर, इंडस्ट्रियलिस्ट हो या लेबर, किसान हो या लैंडलॉर्ड, सभी इसके सदस्य थे। ग्रामीण है या शहरी है, अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, वकील है, नौकरी पेशा है, मजदूर है, सभी कांग्रेस के सदस्य बन सकते थे, क्योंकि गांधी जी ने इस आंदोलन को सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं रखा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत किया। अगले वीडियो में हम चैप्टर से शुरू करेंगे, क्योंकि बेसिक जो घटनाएं हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम आने वाली घटनाओं को सही ढंग से समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।